आज से नहीं बचपन से देखता हूँ इन बेलगाम घोड़ों को, उन्मत्त हिनहिनाते, उछलते, कूदते, रौदते, बागों को, बगीचों को, कलियों को, फूलों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सशक्तों को, अशक्तों को, चबोड़ते चौड़े चौड़े जबड़ों से लोगों की दुबकी सुबकी गर्दनों को। बड़ी मुश्किल से बचाया माँ बाप ने बंद रखा आंगन में, लाठी सिरहाने रख कर सोए, फिर भी जाती रही बहन कमला। यही घोड़े आड़े आए मेरे कॉलेज की राह में, छूटा मेरा आगे पढ़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम में। हूं जयप्रकाश पांडे और ये पंक्तियां हैं शैलेंद्र की। शैलेंद्र हमारे वक्त के सबसे बड़े गीतकार, एक ऐसे कवि जिनके गीतों में भारत का आम व्यक्ति शोषित, दलित, दमित, वंचित लोगों की पीड़ा दिखती है, जिनमें भारत का लोक प्रत्यक्षतः दिखता है, जिनके गीतों में मिट्टी की खुशबू है, एक ऐसी खुशबू जो आज तक तारी है। शैलेंद्र ने जितने भी गीत लिखे, वे गीत अपने आप में अमर हैं। मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ, वह शैलेंद्र पर लिखी गई एक अनूठी किताब। नाम है सजनवा बैरी हो गए हमार। गीतकार शैलेंद्र का जीवन और लेखन दर्ज किया है जय सिंह ने। भूमिका लिखी है चर्चित गीतकार इरशाद कामिल ने। इरशाद कामिल क्या लिखते हैं शैलेंद्र के बारे में, आप कुछ शब्दों में देखें। वो पूछते हैं, शैलेंद्र मिट्टी की सोधी खुशबू का गीतकार था या खुद सोधी खुशबू था? शैलेंद्र किसान मजदूर का गीतकार था या खुद गीतों का किसान मजदूर था? शैलेंद्र के गीतों में आम आदमी की आवाज थी या वो खुद आम आदमी था? शैलेंद्र शब्दों में सपने बेचता था या सपनों ने उसे बेच दिया? ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर शैलेंद्र को जानने वालों के मन में घूमते रहते हैं, जिनमें इरशाद कामिल भी शामिल है। उनका कहना है कि ऐसे सवालों का जो भी जवाब हो, हर जवाब यही तय करेगा कि शैलेंद्र शब्दों के जादूगर थे, शब्दों के शिल्पी थे, शब्दों को जानते थे, उन्हें गढ़ना जानते थे, कविता की कला जानते थे, भावनाओं के सागर की गहराई जानते थे, लोगों तक पहुंचने का, लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता जानते थे, और ऐसे गीतकार को सिर्फ नमन किया जा सकता। सजनवा बैरी हो गए हमार दरअसल साहित्य तक की ओर से गीतकार शैलेंद्र को एक श्रद्धांजलि है, इसलिए भी क्योंकि शैलेंद्र पर जितनी भी बात की जाए, उनकी जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, आपका जगना हो, आपका सोना हो, आपकी सुबह हो, आपकी शामें हो, शैलेंद्र के गीतों के बिना आज भी शायद ही भारत का कोई ऐसा घर हो जहां उनके गीत न बजते हो। मैं जब पिछली किताब की चर्चा कर रहा था जिसे इंद्रजीत सिंह ने लिखा था, तो उस किताब में इस बात का उल्लेख था कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर भारत के रेडियो पर लगातार गीत बज रहे हों तो शैलेंद्र ने जितने कालजयी गीत लिखे, 24 घंटे भी अगर लगातार गीत बज रहे हों तो किसी दूसरे गीतकार को लिखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं। यह पुस्तक दरअसल सजनवा बैरी हो गए हमार शैलेंद्र की जीवन यात्रा को बहुत विस्तार से रखती है। यह न केवल शैलेंद्र के जीवन को देखती है, उनके गीतकार बनने की प्रक्रिया को देखती है, उनके दोस्तों को देखती है, उनके सिने
यात्रा को देखती है, बल्कि कवि के रूप में जो उनकी स्थापना थी उसको भी देखती है। यह पुस्तक यह भी बताती है कि कई ऐसे शहरों से शैलेंद्र का अपना नाता था जिनके बारे में पर्याप्त चर्चाएं नहीं हुई है। जैसे मथुरा से शैलेंद्र का क्या नाता था, इसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। बिहार की बात होती है जहां उनकी जड़ें जुड़ी थी, प्रयाग की बात होती है, रावलपिंडी की बात होती है, मथुरा बीच में छूट जाता है। पुस्तक की शुरुआत एक इरशाद कामिल की भूमिका के साथ साथ, जिसमें उन्होंने शैलेंद्र के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, उनके गीतों को याद करते हुए, जिन्हें उन्होंने कहा है कि ये कालजयी गीत हैं। और यह भी माना है, लेखक ने भी माना है और भूमिका में भी माना है इरशाद कामिल ने, कि भारत का साहित्य जगत दरअसल शैलेंद्र को फिल्मों से जोड़कर देखता रहा, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने शैलेंद्र के शब्दों के जादू को साहित्य के क्षेत्र में भी अंगीकार किया। मैं इस कार्यक्रम में बता चुका हूँ कि साहित्य अकादमी ने शैलेंद्र पर, उनकी जीवन यात्रा पर पिछले दिनों एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जो अकादमी देर से ही सही, जिसने इस बात को माना कि नहीं, शैलेंद्र की अपनी अहमियत है। इसी तरह से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भले ही 60 साल लगे, लेकिन मथुरा से शैलेंद्र के जुड़ाव को देखते हुए एक सड़क का नाम गीतकार शैलेंद्र पर किया। इसके अतिरिक्त शैलेंद्र का जो जीवन है, जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई 1946 के एक मुंबई के कवि सम्मेलन में, बड़े ही रोचक ढंग से इस पुस्तक को लिखा है जय सिंह ने। उन्होंने लिखा है कि एक कवि सम्मेलन हो रहा था, उस कवि सम्मेलन में बड़े बड़े कवियों के बीच एक युवा कवि कविता पढ़ने खड़ा हुआ। वहाँ बाप बेटे की एक जोड़ी बैठी हुई थी। बाप बेटे जो है वो फिल्में बनाते थे। जब यह युवा कवि अपनी कविता पढ़कर हटा, कवि सम्मेलन खत्म हुआ, तो पिता पुत्र की जोड़ी में पुत्र जो है वह, बेटा जो है वह कवि के पास गया और उससे कहा कि देखो भाई, मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ, फिल्में बनाता हूँ, आग फिल्म बना रहा हूँ, क्या आप हमारे लिए गीत लिखेंगे? शैलेंद्र ने उत्तर दिया कि मैं पैसे के लिए नहीं लिखता, और आपकी फिल्मों में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे फिल्मों के लिखने के लिए प्रेरणा दे सके। पृथ्वीराज कपूर इस बात पे नाराज नहीं हुए, बुरा नहीं माना उन्होंने उस कवि को, यानी जो कवि शैलेंद्र थे, उनको अपना कार्ड थमाया और कहा यह कार्ड रख लीजिए, अगर जीवन में कभी भी लगे आपको कि आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझे याद करिए। शैलेंद्र की शादी हो गई थी, कुछ समय बीता, परिवार पर आर्थिक संकट आए, स्थिति यह हो गई कि इनकी पत्नी बीमार हो गई और जब उनको अस्पताल में भर्ती कराना था, पैसे की कमी हो गई, तब वे परेशान थे शैलेंद्र। अचानक उन्हें याद आया कि मुझे किसी युवक ने कहा था कि तुम्हें कोई जीवन में जरूरत हो तो याद करना। शैलेंद्र जो है सीधे सीधे उस नौजवान यानी राज कपूर के पास पहुंचे, उन्हें उनका कार्ड दिखाया और कहा कि आपसे हमारी मुलाकात हुई थी एक कवि सम्मेलन में, आपको याद है? मुझे 500 रुपए की ज़रूरत है, मेरी पत्नी को कुछ दिक्कत है, अगर मुनासिब हो तो पैसा दे दीजिए, मैं धीरे धीरे वापस कर लूँगा। राज कपूर की जेब में उस समय 300 रुपये थे। उन्होंने 200 रुपये स्टूडियो भेज के बगल के कार्यालय से किसी से मंगवाया। जो उनका सहयोगी वहाँ पर था, उसने कहा आप यह क्या कर रहे हैं? इस आदमी की दशा देखकर आपको लग रहा है? शैलेंद्र उस समय मजदूरी करते थे, कहीं सीधे पहुँचे थे अपने कार्यस्थल से। यह आदमी आपको पैसा नहीं लौटाएगा, आप इसे पैसे 500 रुपये क्यों दे रहे हैं? राज कपूर ने कहा आप अपना काम करो, मैं फिल्में बनाता हूँ, मुझे पता है कि किससे क्या काम लेना है। शैलेंद्र उस पैसे को लेकर चले गए। बहुत समय बाद जब उन्होंने कुछ पैसे कमा लिए और जब राज कपूर को पैसा वापस करने आए,
उन्होंने कहा ये 500 रुपये आपने दिए थे, आप ले लीजिए। तो राज कपूर का जवाब था ठीक वही जवाब जो शैलेंद्र ने राज कपूर को दिया था कि मैं कवि हूँ, फिल्मों के लिए नहीं लिखता। राज कपूर ने कहा मैं मनी लेंडर नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं बांटता, फिल्में बनाता हूँ, पैसे नहीं लूँगा, अगर पैसे दे दिए हैं तो पैसे उतारने हैं तो मेरी फिल्मों के लिए लिख दो। वह फिल्म थी बरसात। 2 गाने बाकी थे। राज कपूर ने कहा यही 2 गाने लिख दो इस फिल्म के लिए। शैलेंद्र ने जो 2 गाने लिखे, वह जो सहयोगी था राज कपूर का, उसने फिर एतराज किया कि आप दूसरों को 100-150 रुपए देते हैं गीत का, इसको आपने 250-250 रुपए, 500 रुपए 2 गीतों में बराबर कर दिए। राज कपूर फिर डांटे और वो जो गीत लिखा गया था वह था बरसात में हमसे मिले तुम ओ सजन, तुमसे मिले हम बरसात। पहला गीत ये था और दूसरा गीत था पतली कमर है तिरछी नजर है, आजा मेरे हमरा ही हरजाई वाला। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों गीत किस तरह से बरसात का न केवल टाइटल सॉन्ग बना, बल्कि इसने शैलेंद्र को फिल्मी दुनिया में स्थापित कर दिया। इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं शैलेंद्र के जीवन में। शैलेंद्र किस तरह से विद्रोही स्वर बने रहे, किस तरह से आम व्यक्ति के लिए उनके जीवन में न केवल उनकी स्थापना थी, किस तरह से उनके जीवन में आगे का। यह पुस्तक दरअसल कुल 11 अध्यायों में शैलेंद्र के जीवन को बताती है। पहला अध्याय है कवि सम्मेलन, दूसरा अध्याय है रावलपिंडी से मथुरा, तीसरा अध्याय है झांसी से मांटुंगा रेलवे वर्कशॉप, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वर्कशॉप से वो पहुंचे थे मजदूर की तरह से, वहाँ जो काम कर रहे थे। हिसाब बराबर हो गया, यही पैसे का हिसाब। गीतों में उनके किस तरह का जीवन दर्शन है, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, किस तरह से उनके जीवन में लोग आते गए, मित्रता बनती गई, मित्रता गढ़ती गई, और उन मित्रों में किस तरह से लोगों ने धोखा दिया, किस तरह से मारे गए। गुलफाम एक फिल्म के शूटिंग के दौरान फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी को पढ़ते हुए शैलेंद्र ने देखा और पूछा कि क्या है इस कहानी में, ऐसा क्या है। उसको पढ़ा और शैलेंद्र को लगा कि अरे यार इस पर फिल्म बना सकता हूँ, और उन्होंने सीधे रेणु जी को चिट्ठी लिख दी कि मैं आपकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। और जिस तरह से तीसरी कसम शुरू हुई, पहले यह तय था कि ये फिल्म इतने ही समय में शुरू हो जाएगी, उसका एक लंबा वक्त बीता, उस फिल्म को बनने में बहुत वर्ष लग गए। जितने बजट में उस फिल्म को बनना था वह बजट बढ़ता चला गया, कर्ज में शैलेंद्र डूबते चले गए। लोग जिन्होंने यह उम्मीद, शुरुआत में जो लोग जुड़े थे तीसरी कसम के साथ साथ, वो लोग धीरे धीरे पैसे के लिए अड़ते चले गए, कर्ज लेकर उनको पैसा दिया जाता रहा। फिल्म जब पूरी हुई तो दर्शकों ने भी, जिन दर्शकों ने शैलेंद्र के गीतों को सराहा था, उन दर्शकों ने भी फिल्म को शुरुआती दौर में नहीं सराहा, और फिल्म जो है 1 हफ्ते के अंदर सिनेमा हॉलों से उतर गई। शैलेंद्र को उस दौर का इतना झटका लगा कि शैलेंद्र लंबे समय तक, पैसे की चिंता नहीं थी, लेकिन जो मित्र उनके जो चले गए थे, जिन लोगों ने, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, उनके जाने से, उनके घात प्रतिघात कहें या उनके भरोसे के टूटने ने शैलेंद्र को तोड़ दिया, और अंततः वे उस दिन चले गए जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन था। एक तरफ राज कपूर की पार्टी थी, जब इनको हार्ट अटैक हुआ, इनको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल, शैलेंद्र तब भी बोले कि मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो। वे राज कपूर के पास गए। राज कपूर ने कहा कि अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? बोले हॉस्पिटल जाओ। तो शैलेंद्र का जवाब था कल का तमाशा बंद कर लो तो तय करते हैं कि आगे क्या करेंगे। तमाशा का मतलब राज कपूर के जन्मदिन पर जो पार्टी होती है उससे था। इसके बावजूद वो उनकी तबीयत खराब होती गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और राज कपूर को बार बार उसकी सूचना दी जाती रही, और जिस दिन जन्मदिन था पार्टी शुरू नहीं हुई उससे पहले शैलेंद्र चले गए। कहा जाता है कि राज कपूर शैलेंद्र का शरीर देखते हुए तुरंत बेहोशी की अवस्था में चले गए, फूट फूट कर रोए, और उन्होंने यह माना, मुकेश जी थे जिन्होंने उन्हें बार बार राज कपूर को सूचना दी। तो यह पुस्तक दरअसल कवि शैलेंद्र, गीतकार शैलेंद्र, उनके जीवन के हर पहलू को बताती है। शैलेंद्र जैसे गीतकार धरती पर बार बार नहीं पैदा होते हैं। जावेद अख्तर ने
जानिसार अख्तर और तमाम अपने खुद जावेद अख्तर, जावेद साहब बड़े गीतकार हैं, लेकिन उनका मानना है कि गीतकार तो केवल एक ही था, शैलेंद्र। शायर कोई हो सकता है। कैफी आजमी से लेकर साहिर लुधियानवी ने जो उर्दू जगत में को स्थापित किया फिल्मी दुनिया में, शैलेंद्र ने हिंदी को उस तरह से प्रतिष्ठापित किया। इतनी लोकप्रियता, इतने कालजयी गाने बहुत कम गीतकारों के हिस्से में हैं। शैलेंद्र को हम सभी जो फिल्म संगीत के प्रेमी हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, आज अगर शैलेंद्र होते तो उन्हें यह पता चलता कि हिंदी साहित्य जगत भी किस तरह से उन्हें अपना मानता है, उन्हें याद करता है। नागार्जुन की ये कविता है, मैं उससे इस बात को समाप्त करता हूँ। नागार्जुन ने गीतों के जादूगर पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था, गीतों के जादूगर का मैं छंदों से तर्पण करता हूँ। सच बतलाऊं तुम प्रतिभा के ज्योति पुत्र थे। छाया क्या थी भली भांति देखा था मैंने, दिल ही दिल थे काया क्या थी, दिल ही दिल थे काया क्या थी। युग की अनगुंजित पीड़ा ही घोर घन घटा सी छाई। प्रिय भाई शैलेंद्र तुम्हारी पंक्ति पंक्ति नभ में लहराई। तिकड़म अलग रही मुस्काती, ओह तुम्हारे पास न आई। फिल्म जगत की जटिल विषमता, आखिर तुमको रास न आई। वो जनमन के सजग चितेरे, जब जब याद तुम्हारी आती। आंखें हो उठती हैं गीली, फटने सी लगती है छाती। बाम प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है। जय सिंह को और बाम प्रकाशन को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। गीतकार शैलेंद्र पर, कवि शैलेंद्र पर, शैलेंद्र शंकर पर जितनी भी पुस्तकें आएँ कम होंगी। फिल्म जगत, साहित्य जगत अपने समय के इस महानतम गीतकार का ऋणी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक का शैलेंद्र पर आधारित यह कार्यक्रम सजनवा बैरी हो गए हमार खरीद कर आप गीतकार शैलेंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।